Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज की क्लास में हम लोग जुड़ चुके हैं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अपने पिछली क्लासेस में इस सेशन में हम जो टॉपिक्स कवर करते हुए आए हैं, आज हम करेंगे उन्हीं से आगे की बात। और जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको एक बार करते हैं क्विक रिवाइज। अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें कि हम ये समझ चुके हैं एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है, एक रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित की जाती है, एवं भिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। हम उसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी एवं जिसमें कि हम लोग अपनी पिछली क्लास में हमने अवक्षेपण अभिक्रिया को भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें करने वाले हैं। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, किस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि किसी पदार्थ में उपचयन हुआ है, किस प्रकार से पता लगाते हैं कि किसी पदार्थ में अपचयन हुआ है, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बोर्ड एग्जाम पर आने वाले इस चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। क्लास से आप जुड़ चुके होंगे, अपनी पोजीशन ले चुके होंगे और एक कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने जो पिछले टॉपिक्स पढ़े थे हमारे साथ, वो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो वन बाय वन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। ओके, चैप्टर 1 का नाम आप भली भांति जानते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम इन बातों को कवर अप कर चुके हैं। नंबर 1 अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा। नंबर 2 हमने वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा। अगर आप ये चीज पहले नोट डाउन कर चुके हैं तो अभी आप सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। एवं एट लास्ट हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। ओके, इनके नाम हमने इंग्लिश में भी लिखे थे। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि मैंने आपके साथ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को डिस्कस किया हो। अगर नहीं किया तो मैं क्विकली एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे जिनको डाउट है, जिन्होंने वो चीज पढ़ी नहीं है, कवर अप नहीं करी है, एक बार फटाफट मैं उनके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, दो प्रकार की अभिक्रियाएं और होती हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी। कल हमने अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी थी। एक नए प्रकार की अभिक्रिया हम देख रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप देख रहे हैं ऊष्मा लिखा हुआ है, इसमें ऊष्मा शब्द आ रहा है ना। ऊष्मा शब्द का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। ऊष्मा मतलब ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्पन्न होना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में सिंपली क्या लिखेंगे? जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब ऊष्मा भी बनती है। पूरी अभिक्रिया, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। और मैंने बताया है आपको कि आपको ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा समीकरण याद नहीं रखनी है, जो मैं यहां पर लिखा रहा हूं वो याद करनी है। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो है बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया करने से अनबुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट यानी ऊष्मा बनती है। हीट यानी ऊष्मा बनती है। तो ये अभिक्रिया मैंने बताई थी, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब अनबुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना लिख लीजिए इसे। ये क्या हो गया? H2O मतलब जल, ठीक है। और इधर बन गया, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। वेट अ मिनट, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, SLAKED, सिलेक्ट लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इसको ऐसे याद रखो, कौन सा बुझा हुआ होगा, कौन सा अनबुझा होगा। तो बुझा हुआ, बिना बुझे हुए पे जब पानी डालेंगे, ये पानी है, ये जल है, H2O मतलब जल, तो ये बुझ जाएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना कौन सा हो गया? CaO। इसके ऊपर पानी डाल के क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, वो क्या हो गया? हमारा बुझा हुआ चूना। इनके नाम भी याद रख लीजिए, इनके रासायनिक नाम भी याद रख लीजिए। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं? अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम की अभिक्रिया आप करा रहे हैं, किसके साथ? जल के साथ। तो उत्पाद में क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, लेकिन साथ में आपको ऊष्मा भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ये ऊष्मा क्या है? अगर ये ऊष्मा किसी अभिक्रिया में इस प्रकार से उत्सर्जित होगी, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच heat is evolved during the reaction, heat is evolved after the reaction along with the products is known as exothermic reaction. Okay, so ये हो गई आपके एक्सोथर्मिक। अब इसकी जैसी होती है एक दूसरी अभिक्रिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहां पर स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब दूसरी प्रकार की होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखना जरा। ऊष्माशोषी, हेडिंग लिखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम कहते हैं एंडोथर्मिक
रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा? ठीक इसका विपरीत होगा। यहां पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, यहां पर ऊष्मा ऊपर ऊष्मा सॉरी ऊपर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, है ना। यहां पर ऊष्मा क्या होगी? यहां पर ऊष्मा की आवश्यकता होगी, है ना। तो ऊष्मा अवशोषित होगी, ऐसा लिख लीजिए, ऊष्मा अवशोषित होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रहेगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो वियोजन अभिक्रिया का कोई सा भी उदाहरण आप ले सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया में देखो हमने क्या बनाया था, हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्मी करेंगे, हीट, हीट मतलब ऊष्मा देना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये अभी हमने लिखा है ऊपर, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम, इसको ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसको संगमरमर भी, चूना पत्थर, लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र भी यही होता है ना, लाइमस्टोन। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो हीट यहां पर देखो, हीट यहां पर दी जा रही है, यहां इस तरफ हीट है। ऊपर वाली अभिक्रिया में अभी का उत्पाद के साथ हीट थी, यहां पर हीट किसके साथ है? यहां पर ऊष्मा दी जा रही है अभिकारक के साथ। तो इसमें ऊष्मा अवशोषित, अगर ये हीट नहीं दी जाएगी तो अभिक्रिया नहीं होगी, यानी ऊष्मा जो है अवशोषित की जा रही है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? ये अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें ये इन उदाहरणों को आप लोग मेंशन करोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अपने जो लास्ट प्रकार की अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया हमने कल पढ़ ली थी आई थिंक, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। तो जो लास्ट प्रकार की अभिक्रिया, 5th नंबर पे हेडिंग डालिए, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अपचयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक, उसके बाद समझाऊंगा। तो ऑक्सीडेशन, उपचयन आप समझ गए तो अपचयन भी समझ जाएंगे। उपचयन क्या होता है, ये सपोज कॉपर है, ये एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, इस अभिक्रिया का नाम है कॉपर का दहन, बर्निंग ऑफ कॉपर। यानी जब कॉपर धातु को जलाया जाता है तो क्या अभिक्रिया होती है, वो है। ठीक है, तो जब किसी चीज का दहन करा जाएगा मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो जब कॉपर का दहन करा जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक हो गई बात। जब कॉपर का दहन करा जाता है वायु की उपस्थिति में तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड हमको निर्मित होता हुआ दिखता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड में आप एक चीज देखेंगे कि जब मैं इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करता हूं तो ये वापस से कॉपर बन जाता है। तो ये वापस से क्या होता है, कॉपर बन जाता है। दो अभिक्रियाएं मैंने लिखी,
इन दो अभिक्रियाओं के थ्रू आपको मैं उपचयन और अपचयन समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आप देखिए बच्चों, कॉपर अकेला था, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, कॉपर अकेला हो गया, मतलब दोनों में अपोजिट काम हो रहा है। एक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, लेकिन एक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई थी। तो यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन जोड़ी जाएगी किसी चीज के साथ, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। और जब ऑक्सीजन निकलेगी किसी से, मतलब कॉपर के पास यहां पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन यानी अपचयन। सीधी सीधी बात है, समझ में आ गई। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन, मतलब जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा, जब किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा किसी अभिकारक के साथ, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे या फिर उपचयन कहेंगे। जब किसी अभिकारक में से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे या फिर अपचयन कहेंगे। आई बात समझ में? तो इतना आपको लिखना है, इतना आपको मेंशन करना है। चलिए हम इसको मेंशन करते हैं यहां पर। चलिए, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, उपचयन में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ। ऑक्सीडेशन में, उपचयन में, तो बड़े छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे हम और सिंपल शब्दों में, और नीचे अपचयन। अब उपचयन क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अपचयन क्या हो गया, ऑक्सीजन का हटना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन में ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो उपचयन हो गया। जिसका अपचयन हुआ होगा वो रिडक्शन हो गया। ठीक है, जहां से ऑक्सीजन हटी होगी वो अपचयन हो गया, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ी होगी वो उपचयन हो गया। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हीट भी दी जाती है। ठीक है, हीट दी जा रही है, मतलब ये कैसी है एक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये चीजें आप सारी जो है अपने दिमाग में रखिए। जब अभिक्रिया, क्योंकि आप अगर एक अभिक्रिया याद कर लेंगे, सपोज आप ये अभिक्रिया याद कर लेते हैं, ये वाली सिर्फ एक अभिक्रिया, इसको आप तीन जगह उदाहरण दे सकते हैं। कहाँ उदाहरण दे सकते हैं, एक तो आप इसको वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं, सॉरी एक आप इसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं, दूसरा आप इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप इसे उपचयन का उदाहरण दे सकते हैं, और चौथा ये कॉपर का दहन तो है ही। ठीक है, तो चार रिएक्शंस आपने एक ही उसमें याद कर ली, चार एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन चार जगह आपके काम आ जाएगी। चलिए, अब कुछ हम लोग, मैं यहां पर लिख रहा हूं पदार्थ, और आप बताइए ऑक्सीकरण किसका हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, ये चीज तो नोट डाउन कर ली होगी, ये चीज आप सबने नोट डाउन कर ली होगी। चलिए, अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनको देखिए। अभिक्रिया है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी। ठीक है, तो इसमें आप बताइए मुझे, इसमें उपचयित पदार्थ कौन सा है, उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ। ठीक है, ये दो चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए, उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन किसमें हुआ, उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी होगी। देखो यहाँ पे कार्बन अकेला है और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। तो उपचयित पदार्थ कौन है, कार्बन। ठीक है,
और अपचयित पदार्थ जिससे ऑक्सीजन निकलेगी, तो देखो जिंक के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और इधर देखो इधर ऑक्सीजन है नहीं, मतलब ऑक्सीजन निकल गई इसकी, तो मतलब कि ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है अपचयित पदार्थ। समझ लो किससे निकली ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड से। तो अपचयित पदार्थ हमारा कौन हो गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन उपचयित होकर के क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर के क्या बना, जिंक। बात समझ में आ रही है। तो उपचयित पदार्थ कार्बन था, उपचयन होने के बाद ही क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अपचयित पदार्थ जिंक ऑक्साइड था, अपचयन होने के बाद क्या बना, जिंक बना। ठीक है, आई होप बात समझ में आई हो। अब ऐसा ही एक और उदाहरण दे रहा हूं, इनको आप खुद से कीजिए, इसको आप नोट डाउन करें तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ऐसा ही एक उदाहरण फिर से दे रहा हूं, इसमें बताइए चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आई थिंक। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए, जल्दी से देखिए दूसरा एग्जांपल, अब जरा ध्यान से कीजिएगा इसे। ठीक है, MnO2, Mn मैग्नीज को बोलते हैं बच्चों, प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस क्लोरीन। इसमें आप उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ बताइए। उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी होगी। किसमें जुड़ी है ऑक्सीजन, देखो जरा किसमें जुड़ी है ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ कौन था, क्लोरीन था, यहाँ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो उपचयित पदार्थ कौन हुआ, उपचयित पदार्थ कौन हुआ, HCl हुआ उपचयित पदार्थ। बात समझ में आ रही है। और अपचयित पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन थी लेकिन हट गई, तो यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड था, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, है ना। तो किसका अपचयन हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड का। तो HCl का जब उपचयन हुआ है, तो उपचयन होने के बाद क्या बना है, HCl बना है H2O, और मैग्नीज ऑक्साइड बना है MnCl2। मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना, H2O बना, इसमें ऑक्सीजन हट के क्या बना, मैग्नीज क्लोराइड बना। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ बताइए, अपचयित पदार्थ बताइए। ठीक है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी ऐसी अभिक्रिया दे करके। तो आप रेडी रहिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज जो हमने बातें पढ़ी। अब इसमें मैं आपको एक दो चीजें फटाफट से ब्रीफ में बता देता हूं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा मेनली हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा, उपचयन और अपचयन को पढ़ा। ठीक, अब इससे पहले हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी पढ़ा। ठीक है, लेकिन मैं उपचयन के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। उपचयन जो है बच्चों, उपचयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आप ये बात बताइए, ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में है ना, हम जीवों के लिए ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या हर किसी पदार्थ के साथ जुड़ सकती है, हाँ जुड़ सकती है। तो डेली लाइफ में ये ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया है, डेली लाइफ में हमारा ऑक्सीकरण है, हमें देखने को मिलता है। हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमें दो टर्म्स याद रखने हैं, दो बातें याद रखनी है। एक हो गया कोरोजन और एक हो गया रेंसिडिटी। कोरोजन इज संक्षारण एंड रेंसिडिटी मीनिंग विकृत गंधिता। क्या मतलब हुआ दोनों का, देखो ये दोनों ही ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन पर आधारित फिनोमिनाज है। दैनिक जीवन में उपचयन को हम कहां देखते हैं, यहां और यहां देखते हैं। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, जब आपने देखा होगा कोई लोहे की वस्तु होती है हमारी, उस पर जंग लग जाता है, इस पर लगता है जंग, लोहे की बनी वस्तुओं पर। क्या जंग सिर्फ लोहे की बनी वस्तुओं पर ही लगता है, नहीं, जंग मैक्सिमम धातुओं पर लगता है। इसमें से धातुएं जो है लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा
सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, इन सभी पर जंग लगता है, लेकिन आपने मेनली लोहे पर जंग लगता हुआ देखा है। तो जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमिना है, उसको हम संक्षारण कहते हैं। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको मैं लिखवाऊंगा अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। और विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता में बच्चों हम लोग जब तेल व वसायुक्त खाना, तेल व वसायुक्त भोजन, कौन सा भोजन? तेल व वसायुक्त। जब आप पकोड़े बनाते हैं ना, तो पकोड़ा जो है, जब पकोड़े आप बनाते हो तो उसको तेल में फ्राई करते हो, जब पूरी आप बनाते हो तो उसको तेल में फ्राई करते हो। तो तेल व वसायुक्त जो भोजन होता है बच्चों, इसको अगर हम कुछ देर तक, कुछ दिनों तक रख दें, तो कुछ दिनों बाद इनकी गंध बदल जाती है, इनसे जो है बदबू आने लगती है, इनसे बदबू आने लगती है। इस गुण को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। अभी मैंने इनका मतलब बताया आपको, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना कहां हो रहा है इसमें? तो दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए, चाहे संक्षारण हो चाहे विकृत गंधिता हो, ऑक्सीजन उत्तरदायी है। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना हम रोक पाए तो न तो वस्तुएं संक्षारित होंगी और न ही विकृत गंधी होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसको किस तरीके से रोकते हैं, क्या इसके बचाव के उपाय हैं, इसको भी हम समझेंगे, और वन बाय वन हम संक्षारण और विकृत गंधिता को समझेंगे। ठीक है, तो इन डिटेल मैं अभी सबसे पहले, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, इससे पहले मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा 2 से 3 मिनट के अंदर। तो चलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो जो बातें मैं बता रहा हूं आप अपने माइंड में नोट डाउन करते चलिए कि क्या आपको बातें पता है या नहीं है। तो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का समरी मैं बता रहा हूं यहाँ पर, जिसमें लास्ट वाला जो टॉपिक है वो मैंने पीछे लिखा है, वो छोड़ दिया है, अभी उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। अभी मैं आपको समरी लिखवा रहा हूँ चैप्टर 1 की। मैं यहाँ पर जो जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ आप अपने दिमाग में बैठाते जाइए, क्या आपको ये सब पता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे। ठीक है, वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन से हमको कैसे पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज के साथ मैंने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस भी बताया था कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनको वो बात भी याद होगी। रासायनिक अभिक्रिया के बाद मैंने रासायनिक समीकरण लिखना बताया था। याद आ रहा है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट बैलेंसिंग, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके बाद मैंने ये बात बताई थी, संतुलित रासायनिक समीकरण करने के बाद हमने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दिमाग में बिठाते जाइए चीजों को, आप लोगों को याद आना चाहिए कि हमने इसके अंदर अंदर क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसमें हमने क्या 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 प्रकार पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत हमने जो पीछे लिखे हुए हमने पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अपचयन और अवक्षेपण अभिक्रिया हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी अपनी, वो बात भी आपको याद रखनी। तो इतनी प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है। और अब लास्ट में हम पढ़ रहे हैं, लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है
इसको हम कहते हैं दैनिक जीवन में उपचयन, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हम अब तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो लास्ट वाला पार्ट मैंने लिखा है उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स, इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो मैंने आपको लिखवा रखी हैं, उनको आप ध्यान रखिए। तो चैप्टर में आप 1 बाय 1 सारे पॉइंट देखेंगे, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं के बीच में से कुछ क्वेश्चन बन के आ जाएगा। अभी जब हम क्लास को एंड करेंगे, जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा, जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो तब मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक बार लिखवा दूंगा और बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो दैनिक जीवन में उपचयन को अब हम समझते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए, दैनिक जीवन में उपचयन। दैनिक जीवन में उपचयन, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इसमें हम लोग नंबर 1 पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, दैट इज कोरोजन यानी संक्षारण। देखो बच्चों, इस टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में लिमिटेड बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात इसमें नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ये चैप्टर जो है चैप्टर 3 में भी आप लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, तो वहां भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि संक्षारण जो है वो धातुओं से संबंधित दोष है, तो इसको हम लोग धातु और अधातु वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस टर्म के बारे में, संक्षारण के बारे में सिर्फ लिमिटेड बातें करी जाएंगी और सिर्फ कुछ ही बातें यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं। बाकी की जो बची हुई बातें हैं वो चैप्टर 3 में बताऊंगा, जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण, जब मैंने बताया था, जो हमारे पास धातुएं हैं जब वो खराब होने लगती है, और उनके खराब होने के पीछे क्या कारण है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब लोहे पर जंग आपने लगते हुए देखा है तो उसके क्या कारण है? तो लोहे पर जंग लगने के कुछ 1-2 कारण हैं, वो है हवा, पानी, या इसको हम आर्द्रता भी कह सकते हैं, है ना, या नमी भी कह सकते हैं, या इसको हम नमी भी कह सकते हैं, या इसको हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं, या इसको हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब वस्तुओं में, जब किसी धातु में हवा, पानी, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है कोई धातु, तो वो खराब होने लगती है, इसको ही हम संक्षारित होना कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज जो बातें बताई गई, जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई गई, वो आपको पढ़ने में मजा आया होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली क्लास में हम टॉपिक को ठीक यहीं से करेंगे कंटिन्यू। जो बातें आज रह गई हैं उनको यहीं से अगली क्लास में हम लोग सीखना करेंगे स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको पढ़ने में मजा आया होगा। घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।